आज हम बहस करेंगे इसी मुद्दे पर कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने पर लंबे समय से बहस तो चल रही है, लेकिन क्या यह संभव है? चुनाव आयोग ने इस कयास को बाजार में गर्म कर दिया। चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि सितंबर 2018 तक उनकी तैयारी पूरी हो जाएगी और सरकार चाहे तो उसके बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जा सकते हैं। इस पर होगी विस्तार से बात। खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया लागू करना चाहती है सरकार? क्या खत्म हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा का अलग अलग चुनाव? क्या एक बार मतदान से तय हो जाएगी केंद्र और राज्य सरकारों की किस्मत? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि वो सितंबर 2018 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए पूरी तरह तैयार होगी। दरअसल केंद्र सरकार काफी समय से विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की पैरवी कर रही थी। सरकार ने चुनाव आयोग से इस मसले पर उनका पक्ष बताने को भी कहा, जिसके जवाब में इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने सरकार को सितंबर 2018 तक की डेडलाइन दी है और कहा है कि उसके बाद सरकार चाहे तो आम चुनाव के साथ राज्यों के चुनाव भी करवा सकती है। सारी पॉलिटिकल पार्टियों के मीटिंग में हम लोग ये कमिट कर चुके हैं कि अब सारे चुनाव ईवीएम के साथ वीवीपैट लगाकर होंगे, ताकि वोटर देख सकेगा कि उसका वोट किस सिंबल या किस कैंडिडेट को गया है। तो वीवीपैट की संख्या उतनी नहीं थी, ईवीएम की संख्या भी कम थी। तो जब हम लोगों को ये पूछा गया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन में क्या क्या कंस्ट्रेंट्स आएगा, तो कमीशन ने सिर्फ यही बोला कि हमें पर्याप्त संख्या में ईवीएम और वीवीपैट मिल जाएगा तो हम सक्षम होंगे कि लॉजिस्टिकली चुनाव करा सकें साइमल्टेनियसली। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग ने सरकार को बताया है कि उन्हें एक साथ चुनाव करवाने के लिए करीब 40 लाख ईवीएम और इतने ही वीवीपैट मशीनों की जरूरत होगी। कहा जा रहा है कि इसके लिए चुनाव आयोग को सरकार से 3,400 करोड़ और 12,000 करोड़ रुपए भी मिल चुके हैं। ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के लिए ऑर्डर दिए जा चुके हैं। मशीनों की डिलीवरी 30 सितंबर 2018 तक पूरी हो जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने की स्थिति में होगा। हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और ईसीआईएल पर। उन्होंने कमिट कर दिया कि वो सितंबर 18 के एंड तक ये सारी मशीनें बनाकर सप्लाई कर देंगे। तो आफ्टर दैट वंस वी हैव दोज मशीन्स, उसके बाद कभी भी शॉर्ट नोटिस पर अगर साइमल्टेनियस चुनाव होते हैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बदलकर, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन सक्षम होगा। हालांकि विपक्षी पार्टियां बीजेपी के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं। विरोधियों के पास एक साथ चुनाव कराने के खिलाफ अपने अपने तर्क हैं। इलेक्शन कमीशन तैयार है, उनका काम है इलेक्शन कराना, लेकिन जहां तक सवाल ये है, दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या निर्वाचित विधानसभाओं का कार्यकाल समाप्त किया जाएगा? दूसरा, ये जब आएगा संसद के अंदर या इसका कोई प्रारूप होगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी संविधान के अनुसार संविधान की रक्षा के लिए अपना दृष्टिकोण रखेगी। एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से हिल गई, कमजोर हो गई है, और वो विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव इसलिए एक साथ कराना चाहती है। हम लोगों ने उसका विरोध इसलिए किया कि हम समझते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव है उसमें जो मुद्दे आते हैं सामने, और जो प्रदेश के चुनाव है उसमें जो मुद्दे आते हैं, बहुत इसमें अंतर है। और इसलिए अगर आप सब कुछ मिलाकर देंगे तो स्टेट की जो अलग समस्याएं होते हैं और उसकी रिड्रेसल के लिए जो एक राजनीतिक मौका मिलता है चुनाव के वक्त, वो जनता खो देगी। इसलिए ये अलग अलग रहना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच चुनाव आयोग ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है और कहा है कि अगर सरकार चाहे तो जरूरी कानूनी बदलाव कर विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ करवा सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के लिए कुल 40 लाख मशीनों की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को धनराशि भी मुहैया करवा दी है। अब देखना यह है कि सियासी दलों को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग एक साथ कैसे करता है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
और अगर ऐसा होता है तो देश की 4120 विधानसभा और 545 लोकसभा यानी 4665 सीटों पर एक साथ चुनाव होगा। क्या ये संभव होगा, यही समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी, हमारे साथ लक्ष्मी श्रीराम जी, आप एडीआर से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे साथ विजय सोनकर शास्त्री साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मोहम्मद खान साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, और राजीव रंजन जेडीयू के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिलाष खांडेकर सर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। वन नेशन वन इलेक्शन कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, कितना फिजिबल आपको लग रहा है? इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई हमें 15,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो अलॉट हो चुका है, वो रिलीज हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके चाहे वो मैन पावर की बात करें, चाहे वो लीगल अमेंडमेंट्स की बात करें और मल्टीपल चैलेंजेस की बात करें, क्या ये आसानी से हो पाएगा? क्योंकि अलग अलग सरकारें, अलग अलग टेन्योर, चुनौती बहुत ज्यादा रहने वाली है आने वाले वक्त में। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो अभी मुद्दा बताया है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उसकी जो मशीन तैयार है उसके बारे में बात करी है, लेकिन आप देखते हैं जैसे विधानसभा चुनाव में कई चरणों में चुनाव करवाने पड़ते हैं एक ही राज्य में। उत्तर प्रदेश को यदि आप देखिए तो 6-6, 7-7 चरणों में इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें सुरक्षा का इशू आता है। तो कल जब हम लोकसभा और विधानसभा के पूरे देश में चुनाव कराएंगे तो बिहार से लेकर अरुणाचल प्रदेश, गोवा से लेकर बाकी राज्यों तक एक साथ विधानसभा, उसमें संविधान का भी मुद्दा आता है। और जब आज देखते हैं हम 2018 में 4-5 असेंबलीज के चुनाव हैं, तो उस समय क्या लोकसभा के चुनाव कराने के लिए सरकार तैयार होगी? तो 1 साल कम हो जाएगा। लेकिन एक बार ये निर्णय करना पड़ेगा क्योंकि उससे देश का जो धन का व्यय होता है जी, वो उसमें बहुत कुछ बचेगा। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, कई सारे मुख्यमंत्री कई सालों से ये डिमांड कर रहे हैं कि सारे चुनाव एक साथ होने से जो विजय सोनकर शास्त्री साहब, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस विचार पर आगे बढ़ते रहें कि देश में एक साथ चुनाव होना चाहिए? वजह क्या इसके पीछे की? नहीं, देखिए अनुराग जी, अभी अभिलाष जी ने जैसा कहा कि प्रदेशों में कई स्टेप में चुनाव होते हैं, कई चरण में चुनाव होते हैं, उनके समय बढ़ते जाते हैं। और ख़ास तौर से देखा जाए तो जब 2 चुनाव होते हैं, अलग अलग चुनाव होते हैं, उनमें आचार संहिता लागू होता है, जिससे विकास कार्यों में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, रुक जाता है। एक तरह से देखा जाए खर्च भी ज़्यादा होते हैं जी। और मैन पावर का भी जो एक तरह से देखा जाए तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से महीनों तक लोग चुनाव में लगे रहते हैं, जिससे देश में जो उत्पादन क्षमता है उस पर भी इसका असर पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि यह एक चुनाव सुधार की दिशा में बहुत ही व्यापक कदम है। इसका देश को स्वागत करनी चाहिए, इसकी सभी संभावनाओं को तलाश करने की आवश्यकता है। लेकिन माफ कीजिए विजय सोनकर शास्त्री साहब, वन नेशन वन इलेक्शन, आपकी बात से ऐसा लगता है जैसे चुनाव सुधार और राजनीतिक सुधार को लेकर आप बहुत गंभीर हैं। अगर इतनी ही गंभीरता है तो फिर पॉलिटिकल फंडिंग पर चुप्पी क्यों रहती है? अपराधियों को टिकट देने, विधायक बनाने, सांसद बनाने, मंत्रियों बनाने पर चुप्पी क्यों रहती है? आरटीआई के तहत राजनीतिक दल आए या ना आए, इसको लेकर चुप्पी क्यों रहती है? नहीं, देखिए अनुराग जी, ये अलग का विषय है और अगर इस विषय पर आप चर्चा करना चाहें तो हम लोग उस पर भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन कमोबेश में इसका उत्तर जरूर देना चाहूँगा। जहाँ तक चुनाव में फंडिंग इत्यादि की बात है, उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा अपनी, कम से कम हम अपनी पार्टी के बारे में कह सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ चुनाव आयोग को हमेशा समय समय पर हम लोग देते रहते हैं। और जहाँ तक चुनावी फंडिंग इत्यादि है, उस पर हमारी ही पार्टी की तरफ से जो नीति अपनाई गई है, जिसमें बेहतर तरीके से बताएंगे, लेकिन अब विषयांतर नहीं होते हैं। एक तरह से कहा गया है कि हमारे साथ निश्चित समय से शास्त्री जी, मोहम्मद खान साहब हमारे साथ, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। मोहम्मद खान साहब, ये समझा दीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि चुनावों में एक बड़े बदलाव की, चुनाव सुधारों की हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। सरकार लगातार इस बात पर कायम है, वन नेशन वन इलेक्शन पर कायम है, लेकिन आपकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम संविधान का संरक्षण करना चाहते हैं, हम इस फैसले पर कायम होने को राजी नहीं हैं, तो कैसे मुनासिब है? आप कह रहे हैं बीजेपी हिल चुकी है, बीजेपी पूरी तरह से झकझोर चुकी है अंदर से, इसीलिए वो इस तरह के फैसले की बात कर रही है, इस तरह का स्टैंड लेने की फ्यूचर में बात कर रही है। अब आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे और विश्लेषण क्या करेंगे, ये बताइए। जी निधि जी, दरअसल इसमें 3 चीज़ें हैं समझने की। एक तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ, क्योंकि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो सारे राज्यों के चुनाव एक साथ ही होते थे, काफ़ी सालों तक एक साथ होते रहे।
परिस्थितियां ऐसी बनी कि कुछ राज्य सरकारें पहले डिसॉल्व हो गई, कोalition सरकारों में बनी थी तो वो टूट गई। इस वजह से अनिवार्य हो गया कि वहाँ पे चुनाव दोबारा करना पड़ेंगे, मगर शुरुआत में साथ साथ ही होते थे ये। ऑब्वियसली लॉजिकली भी ये बात सही है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं भी भारत का संविधान पढ़ रहा हूँ, मैं आर्टिकल 356 देख रहा हूँ जो कहता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। ये अकेला आर्टिकल है जिसमें ये प्रावधान दिया गया है कि आप स्टेट असेंबली कैसे डिसॉल्व करेंगे। मैं मान लेता हूँ आप पूरी तैयारी कर लीजिए, और मैं लीगल नज़रिए से सवाल उठा रहा हूँ, कोई राजनीतिक नज़रिए से नहीं। मुझे ये बताइए, आप 12 राज्यों में जिनमें आप पावर में हैं उसमें तो आप डिसॉल्व कर देंगे असेंबलियाँ, मगर उन राज्यों का क्या जिसमें आप पावर में नहीं है? क्या आप जबरदस्ती आर्टिकल 356 इंपोज करेंगे? अगर आप करते हैं तो ये असंवैधानिक। मोहम्मद खान साहब, आपका तर्क वाजिब है, लेकिन आप बताइए कि क्या वजह रही कि 99 में लॉ कमीशन ने इसी बात की सिफारिश की? क्या वजह रही कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने इसकी सिफारिश की? क्या वजह रही कि प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के तौर पर अपने आखिरी भाषण में कहते हैं कि एक साथ चुनाव पर विचार होना चाहिए? पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी का कोई एजेंडा हो सकता है, लेकिन ये जो 3 उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, ये बिल्कुल अलग है। अनुराग जी, आपने जिन 3 कमीशनों का जिक्र किया, जी आपने जिन 3 उदाहरण आपने पेश किए बिल्कुल वाजिब है और उचित है, मगर एक चीज़ होती है डिज़ायरेबल और एक चीज़ होती है प्रैक्टिकल। कितना मुमकिन है ये करवाना आज की तारीख में? और दूसरा सवाल उठता है, और ये मैं राजनीतिक नज़रिए से बोल रहा हूँ और एक इकोनॉमिक नज़रिए से भी, कितना ज़रूरी है आज की तारीख में इस मकसद को प्राथमिकता देना। ये यहाँ पे सवाल उठता है कि सरकार को इस वक्त क्या इस पे फोकस करना चाहिए कि साथ साथ सारे चुनाव कराएं, बनिस्बत इसके कि डूबती हुई आर्थिक स्थिति जो है उसे दोबारा मजबूत करें। ऐसी 10 चीजें हैं, किसानों के मुद्दे, टैक्स के मुद्दे, फ्री स्पीच के मुद्दे, क्या हिंदू मुसलमान राइट के हर मुद्दे को अलग अलग तरीके से एड्रेस करती है, जिसमें मानता हूं सरकार का ज्यादा गौर होना चाहिए और हमारी जो फाइनाइट गिनी चुनी रिसोर्सेज हैं उन्हें उधर लगाना चाहिए। बस यही मेरा पॉइंट है। ठीक, लक्ष्मी श्रीराम हमारे साथ हैं, मेंबर है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की। लक्ष्मी श्रीराम, आप किस तरीके से डिफाइन करेंगी इसको, क्योंकि मल्टीपल चैलेंजेस का जिक्र तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन 52 की बात की जाए, 57 की बात की जाए, इस तरह के इलेक्शंस हमने देखे थे, वहां पर भी कई तरह की चुनौतियां सामने आई थी। कितना फिजिबल आने वाले वक्त में आपको दिख रहा है, जबकि हमारे देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इलेक्शन का सिस्टम है, वो काफी व्यापक, काफी बड़ा रूप ले चुका है, तो चुनौतियां तो है। तो दो मेन मुद्दे में उठाना चाहती हूँ। एक जो बीजेपी के हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं कि बीजेपी सबसे ओपन है, उनका कोई भी अज्ञात सोर्स से इनकम नहीं आ रहा है। वो एक्चुअली हमारा फिनेंशियल ईयर 15-16 के एनालिसिस के हिसाब से ये पता चल रहा है कि करीब 650 करोड़ के उनका कांग्रेस और बीजेपी के इनकम अज्ञात सोर्स से आए हैं। और ये क्या वादा दे सकते हैं कि जो 2500 करोड़ का खर्चा जो नेशनल और रीजनल पार्टीज ने लोकसभा इलेक्शंस और रीजनल असेंबली इलेक्शंस के में जो खर्चा किया है, क्या उसका जो एक्सपेंडिचर है वो कम हो सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन की कर रहे हैं, अगर फंडिंग के बारे में चर्चा करना चाहे तो मैं उसका भी दे सकता हूं। और बेहतर होगा अगर आप एक साथ चुनाव की व्यवहारिकता की बात बिल्कुल गलत आप डेटा दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। मैडम आप कोशिश करें, जरा गहराई से जांच करें तो आपको सारी रिपोर्ट मिल जाएगी। वो प्रिपेयर्डनेस के बारे में हम बात करेंगे तो एक तरफ है इलेक्शन कमीशन का 40 लाख वीवीपैट का रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अलग बात है, मगर दूसरी तरफ क्या पॉलिटिकल कंसेंसस है? क्या सारे पॉलिटिकल पार्टीज एक समय एक राजनीतिक सहमति जुटाना बड़ी बात है? लगातार ये चर्चा जारी है लगातार, और राजीव रंजन का रुख करना चाहूंगी, जेडीयू के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ पटना से लाइव हैं। राजीव जी, नीतीश कुमार ने भी कहा था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के वो पक्ष में है, क्यों ऐसा कहा गया और आप किस तरीके से विश्लेषण करें, क्योंकि जिस तरीके से चुनौतियां तो दिख रही हैं यहाँ पर, हमारे साथ लक्ष्मी श्रीराम भी हैं, उन्होंने भी कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया और तमाम खास मेहमान भी उन मुद्दों पर लगातार बरकरार हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण को अगर हम लोग 3 हिस्से में देखें, जो कठिनाइयां हैं उसका समाधान संविधान में संशोधन के बगैर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस जरूरी होगा और ये पूरा मसला राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बने, ये हम सब लोग चाहेंगे। जहाँ तक नीतीश कुमार जी ने कहा, तो ये कांग्रेस ने भी माना है कि 60 के दशक तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होते थे, और जब संविध सरकारें बननी शुरू हुई, जो कोलिशन एरा था, उसमें कहीं ना कहीं जो राज्यों में अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, उसमें लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ होने मुश्किल जी। राजीव जी, सवाल ये है कि फायदा क्या है? तो क्या इस देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? इसको लेकर एक बड़ी बहस हम भी कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेता क्या कुछ सोचते हैं, आइए एक बार ये दिखाते हैं आपको।
इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एक चिंता करी है, उसने सोच रखी है। अब वो उसमें सारी पार्टीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उसमें फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना, उसमें भी ये देखकर कि क्या एक बार में ही 5 साल में एक बार में सब जगह चुनाव हो पाएंगे या 2.5 साल के वक्फे पे रख लिया जाए कि 2.5 साल में एक बार आज चुनाव हो जाए, फिर एक बार मध्य में 2.5 साल बाद फिर चुनाव हो जाए और फिर ग्रेजुअली उसको करते करते फिर 5 साल में एक बार ले जाए। परंतु ये अच्छा सुझाव है और हम अपेक्षा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस पर कोई ठोस कदम सोचकर सरकार के आगे रखेंगे और सरकार उस पर कोई सीरियसली उस पर काम कर इस दिशा में आगे काम बढ़ाएगी। कांग्रेस चुनावों के लिए हमेशा तैयार रहती है, पर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रपोजल इलेक्शन कमीशन को अवश्य भेजा होगा, इसलिए इलेक्शन कमीशन ये बात बोल रही है। हम चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो, 7 हो या 7 ना हो, ये तो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। पर प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस इलेक्शन पे ही रहता है। इलेक्शन में कौन से जुमले लाएं, कौन से लोगों को और जुमले सुनाएं, परंतु जो जुमले उन्होंने 2014 में सुनाए थे उनको तो पूरा कर दें। चलिए, तो अपने अपने पक्ष है। राजीव रंजन जी से एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे राजीव जी, और साथ ही साथ ये भी बताइए, हमारे देश में 1600 राजनीतिक दल हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 464 राजनीतिक दलों ने तो लोकसभा के चुनाव में शिरकत की है। इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को बनाएंगे कैसे? देखिए, सबसे पहली बात तो है, जब चुनाव सुधारों की जब ये यात्रा शुरू हुई तो आप टीएन सेशन का दौर भी आप देखें किस तरह से सुधार, उस समय ये लगता था अविश्वसनीय पूरी तरह से, लेकिन कई चीज़ें ज़मीन पर उतरी और मैं आशावादी हूँ। जिस तरह से चुनाव सुधारों की प्रक्रिया चल रही है, ये कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति की ओर देश को ले जाने का जो संकल्प है वो पूरा होगा। अब एक बात साफ है जी, कल सीएमएस का मैं एक एस्टिमेट देख रहा था, स्थानीय निकायों, राज्यों और लोकसभा के चुनाव पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आधिकारिक तौर पर होता है। अनाधिकारिक जो आंकड़े हैं वो भयावह हो सकते हैं, इसलिए कि उसमें क्या क्या खेल है हम सब लोग जानते हैं। अकेले लोकसभा पर पिछले लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में 3780 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और औसतन प्रत्येक राज्य में 300 करोड़ रुपए का खर्च है। सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बड़ी संख्या में बार बार करना पड़ता है और साथ ही साथ आप देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 5 वर्ष सरकार को कई बार योजनाओं को शुरू करने में विलंब इसलिए करना पड़ता है कि कहीं चुनाव प्रभावित होने का आरोप नहीं लग जाए। तो हमारा ये मानना है कि अगर एक साथ ये 3 टियर इलेक्शंस अगर कराए जाए या एटलीस्ट द्वितीय स्तरीय चुनाव भी हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि समय जरूर लगेगा। 2024 आइडियल डेडलाइन हो सकता है, 3780 करोड़ तो बीच के तमाम चुनावों को पूरा करके वही सीएमएस बताता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 35,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ होगा, ये अनुमान है उसका। बिल्कुल अभिलाष खांडेकर सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे, एक बड़े स्तर की बात हो रही है, एक बिग पिक्चर की बात हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन। लेकिन अगर हम बात करें स्टेट लेवल की, हम जिक्र इससे पहले भी कर रहे थे, स्टेट लेवल पर कई स्तरीय चुनाव होते हैं अभिलाष सर, वहां पर चुनौतियां बहुत तरह की आती हैं। वो एक छोटे स्तर की बात कर रहे हैं हम, वो चुनौती तो आपसे पार नहीं हो पाती है। एक बड़ी पिक्चर आप दिखा रहे हैं देश को। बिल्कुल सही है, मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री समय समय पर इस मामले पर मुद्दे को उठाते रहे हैं, उनके राज्यों की तरफ हम नज़र लगाएं तो विधानसभा चुनाव होने के 2 साल बाद उनके यहाँ नगर निगम या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं, उसके 1 साल बाद पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं। तो जब अपने राज्यों में ही वो, जहाँ पर ये संभव है, क्योंकि एक ही राज्य में चुनाव कराना है, मुख्यमंत्री वहाँ का जो राज्य का जो चुनाव आयोग रहता है अलग रहता है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत के चुनाव कराता है, उनके साथ यदि वो अपना एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और पहले ही साल में यदि सारे चुनाव हो जाते हैं, तो अगले 4 साल तक उस राज्य में, किसी भी राज्य की बात करें हम, तो उस राज्य में चुनाव नहीं आएंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के कारण विकास कार्य अवरुद्ध नहीं होंगे। लेकिन इस मामले पर किसी मुख्यमंत्री ने अभी सोचा नहीं है, तो पूरे देश के स्तर पर करना ये थोड़ा आज की तारीख में नामुमकिन लगता है। लेकिन आपका सुझाव है कि राज्य के स्तर पर होने वाले चुनाव तो कम से कम एक साथ हो जाए। लेकिन मोहम्मद खान साहब, आपसे समझना चाहूंगा, मौजूदा सरकार के 5 साल में तकरीबन 300 दिन ऐसे रहेंगे जब आचार संहिता लगी रहेगी, जिस बात का जिक्र यहाँ पर लगातार हो रहा है। और आचार संहिता का मतलब यह है कि विकास कार्य प्रभावित होता है। अगर 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव होता है, तो आपको नहीं लगता कि जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी, विकास का पहिया नहीं रुकेगा, चाहे कोई भी सत्ता में हो दल? नहीं, ये
ये पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट मुझे कमज़ोर लगता है अनुराग भाई, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि जब आप उन स्टेट्स में आप डिसॉल्व करेंगे असेंबली तो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट तो वहाँ भी लगेगा, तो चाहे 1-2 महीने यहाँ काम रुकवाएं या 2 महीने वहाँ काम रुकवाएं, एक पीरियड तो होगा जिसके दौरान काम रुकेगा। तो मगर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं दोबारा पढ़ रहा था, यहाँ पे आर्टिकल 172 कहता है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि, और इसमें लिखा है 5 साल से कम नहीं हो सकती और ख़ास शर्तें हैं। और इस पे एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, बड़ा ऐतिहासिक, SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, क्योंकि उस ज़माने में सवाल ये उठा था कि केंद्र सरकार के पास क्या ताकतें हैं कि जब दिल चाहे वो डिसॉल्व कर देते हैं असेंबलियों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये फैसला जो है, जो मैंने आपको पहले आर्टिकल 356 का पढ़ के सुनाया और अब 172 का पढ़ के सुना रहा हूँ, इसमें उन्होंने कहा था ये एक ऐसी ताकत है, ऐसी जिम्मेदारी है जो कोर्ट भी रिव्यू कर सकता है। यानी अगर आपने अच्छी वजहों से या जिसे कहेंगे उचित वजहों से ये कदम नहीं उठाया, तब ये इस पे सवाल उठ सकता है। दूसरी बात ये सरकार की अच्छी वजह है ना, डिबेट हो रहा है, अच्छी वजह है तभी लॉ कमीशन भी कहता है कि एक साथ चुनाव कराइए, अच्छी वजह है तभी सुदर्शन नचियप्पन जो कांग्रेस के सांसद हैं वो स्टैंडिंग कमेटी में कहते हैं कि एक साथ चुनाव कराइए। लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन, अगर आपको लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट करना है, आपको अगर लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन का क्रियान्वयन करना है तो उस रिकमेंडेशन का क्रियान्वयन कीजिए जो कहता है पॉलिटिकल पार्टी उसको RTI में लाइए या विमेंस रिजर्वेशन कराइए। क्या उन्हें प्राथमिकता नहीं देंगे? RTI तो आप सत्ता में लाए थे मोहम्मद खान साहब, और बिल्कुल सही कहा RTI आप सत्ता में लाए थे, फोकस बना आपने प्रयास किया क्या विषयांतरम हो जाएंगे, लंबी बहस हो जाएगी? तो उसका अरे नहीं अनुराग जी बताइए, मैं आपको बता दूं एक बात, कांग्रेस जो है इस पे 2 साल से इन्हें चुनौती दे रही है कि हम सपोर्ट करेंगे, तुम कानून तो लाओ। हमारे सबसे सीनियर नेता राहुल गांधी जी ने कहा है आप भूल रहे हैं, कानून लाओ, देखो कांग्रेस इसका कैसे समर्थन करती है। तो इस पे अब कोई 2 राय नहीं हो सकती। मोहम्मद खान साहब, लक्ष्मी श्रीराम, आप क्या कहिएगा, कुछ कहना चाह रही थी आप? कांग्रेस पार्टी RTI एक्ट तो कांग्रेस पार्टी लेके ही आई थी, बट स्टिल जब 2013 में RTI के अंदर उनको CIC के हमने बोला था तो वो उन्होंने भी बहुत ओपनली डिक्लेयर कर दिया था कि वो RTI के अंदर नहीं आएंगे। वो अभी सुप्रीम कोर्ट तक वही आर्ग्यूमेंट चलता जा रहा है। बट ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल कंसेंसस कैसे आएगी। तो एक तो आप एक प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए कमीशन बिठा के, और वो स्टडी का ड्राफ्ट यूनियन कैबिनेट को पास करनी चाहिए। नंबर 2, आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आइए, बिल्स पास कराइए, लोकसभा और राज्यसभा के मेजॉरिटी थ्रू थर्ड मेजॉरिटी से पास कराइए और प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले आइए। जब तक ये नहीं होता है तो डेमोक्रेसी फ्री नहीं होगा। तो फेडरल डेमोक्रेसी जो हमारा स्ट्रक्चर है इंडिया का, तो दैट विल गेट वेरी सीवियरली अफेक्टेड, और वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर शास्त्री एक चीज आप बताइए थोड़ा राजनीतिक तरीके से, आरोप तो ये भी लग रहा है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, इसलिए इस कोशिश में है कि एक बड़े चेहरे के साथ बाकी राज्यों की भी जो नाव है वो पार लगा दी जाए, ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है अनुराग जी, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है अनुराग जी। हमारी पार्टी ने जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उसके पहले ही हम लोगों ने कमिटमेंट किया था। हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार उस समय थे नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने ये कमिटमेंट किया था कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देंगे, और भ्रष्टाचार केवल सुशासन में नहीं बल्कि इलेक्शन प्रोसेस में भी जो कुछ है उसको भी दूर करने के लिए हम लोगों का ये प्रतिबद्धता है, हमारा कमिटमेंट है। हम अपने कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं। आज 3.5 साल हो गए हमारी सरकार को बने कि अपोजिशन के लोग भी कोई एक डॉट भी हमारी सरकार पर भ्रष्टाचार का नहीं लगा सके। ऐसे ही अगर हम पारदर्शिता के लिए चुनाव सिस्टम में भी परिवर्तन चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जैसे बड़े चेहरे के साथ बाकी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल ना कर ले, और ये डर आपको सता रहा है, इसलिए आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं? मुझे लगता है ये डर इन्हें सता रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इनकी हालत बनती जा रही है दिन ब दिन, ये तो सपोर्ट लूज कर रहे हैं, जनता इन्हें फटकार रही है और कह रही है भैया राजनीति कम करो और थोड़ी प्रशासन भी चलाओ, प्राथमिकता प्रशासन को भी दो। मुझे लगता है ये विश्वासघात है जनता के साथ जो ये लोग करता है। कांग्रेस सक्षम है, आप आज चुनाव करा दीजिए, कांग्रेस सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए और खुश होगी इस बात पर, और मैं जानता हूँ राज्य पार्टी भी कहीं इससे खुश होंगी। मगर जिस उद्देश्य से ये किया जा रहा है हम उसके खिलाफ है, और हम कह रहे हैं जनाब जब घर पर आग लगी हुई है आप पहले आग बुझाओ, बनस्बत इस पे कि कहते गराज में पेंटिंग करा रहे हो, तो प्राथमिकता का सवाल है। भाई डिबेट की रिपोर्टें बताइए, 111 मुखर्जी साहब ने जो सलाह दी वो गलत थी क्या? 111 रिपोर्टें छोड़ के आप 110 रिपोर्ट कहते इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। मोहम्मद खान साहब, प्रणब मुखर्जी साहब की सलाह गलत है क्या? नहीं, मैं मानता हूं उन्हें किसी ने बड़ा सही कहा जी, किसी ने बड़ा सही कहा
नहीं, आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ। किसी ने बड़ा सही कहा कि जो ये राय दी गई है वो तभी दी जाती है जब सरकार ये सवाल पेश करती है या प्रस्ताव पेश करती है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उस पर स्टडी करके देना। ये तो उनका बड़ापन है बेचारे, वो बोल रहे हैं हम तैयार हैं, जब भी आपको चुनाव कराना हो करा लीजिए। वो एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। मगर इस वक्त जिस उद्देश्य से ये कराया जा रहा है, अनुराग भाई आप और मैं दोनों जानते हैं, निधि जी आप और हम सब जानते हैं, ये मासूम कितने भी बन ले, मगर इनका इरादा ये है कि सारे चुनाव एक साथ करा दो कि हवा बना ले, मगर ये जानते हैं जनता इन्हें निकाल फेंकेगी।